हेलो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे प्रवाल भित्तियों के बारे में। प्रवाल भित्तियाँ क्या होती हैं, प्रवाल भित्तियों के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, इन सब का हमने अध्ययन कर लिया था। आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, जिसमें हम 3 मुख्य सिद्धांत पढ़ेंगे: अवतलन सिद्धांत, स्थिर स्थल सिद्धांत और हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। तो सबसे पहले अपना सिद्धांत है वो है अवतलन सिद्धांत। अवतलन या निमज्जन सिद्धांत। अवतलन या निमज्जन। निमज्जन सिद्धांत। अवतलन या निमज्जन सिद्धांत, ये सिद्धांत 1837 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया और उसके बाद में 1842 में इसे पुनः प्रस्तुत किया गया, संशोधन करके पुनः प्रस्तुत किया गया। ये सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले विद्वान की बात करें तो वो हैं चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। अब चार्ल्स डार्विन एक ब्रिटिश विद्वान थे। ब्रिटिश विद्वान चार्ल्स डार्विन ने एक बुक लिखी, पुस्तक लिखी। पुस्तक लिखी और पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये इनकी बुक है, इसकी डार्विन महोदय की। इसका मतलब है प्रजातियों की उत्पत्ति। उसके बाद हम बात करें कि प्रवाल भित्तियों में अवतलन सिद्धांत में डार्विन महोदय क्या कहते हैं। कि डार्विन महोदय का अपना मत है। डार्विन महोदय कहते हैं कि सर्वप्रथम एक ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण होता है और उस ज्वालामुखी द्वीप के अवतलन होने से प्रवाल भित्तियां बनती हैं। और डार्विन महोदय ने अपने सिद्धांत को 3 अवस्थाओं में समझाया। सर्वप्रथम एक ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण होता है। और उस द्वीप के अवतलन होने से या अवतलित होने से प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। डार्विन महोदय ने अपने सिद्धांत को 3 अवस्था में बताया था। प्रथम अवस्था में बात करें तो उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम क्या होता है, सर्वप्रथम ज्वालामुखी द्वीप, यानी जो हमने पीछे बात की कि ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण होता है, यानी उसी ज्वालामुखी द्वीप के सहारे, उसी ज्वालामुखी द्वीप के सहारे तटीय प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है।
यानी डार्विन महोदय कहते हैं कि सर्वप्रथम ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण होता है और उस ज्वालामुखी द्वीप के सहारे तटीय प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है जो ऊर्ध्वाधर व क्षितिजीय विकास करती है। तो इस प्रकार तटीय प्रवाल भित्ति का निर्माण हो गया। उसके बाद में दूसरी अवस्था में बताया कि धीरे धीरे यानी जो ज्वालामुखी द्वीप होता है वो धीरे धीरे, देखिए ज्वालामुखी द्वीप, ज्वालामुखी द्वीप धीरे धीरे, ज्वालामुखी द्वीप धीरे धीरे नीचे की ओर अवतलित होता जाता है। अवतलित होता है जिससे तटीय प्रवाल भित्ति जिसे तटीय प्रवाल भित्ति ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज विस्तार करती है। ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज विस्तार करती है। यानी जब ज्वालामुखी द्वीप का धीरे धीरे नीचे की ओर अवतलित होता है तो जिससे तटीय प्रवाल भित्ति ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज विस्तार कर लेती है। यानी विकास तो पहले हो चुका है, अब यहाँ पे अपना क्या कर रही है, विस्तार कर रही है। और विस्तार करने के बाद में क्या होता है, जब दो या तीन तटीय प्रवाल भित्ति आपस में मिलकर, जब दो या तीन तटीय प्रवाल भित्ति आपस में मिलकर अवरोधक प्रवाल भित्ति का निर्माण करती हैं। ये थी दूसरी अवस्था। अब बात करें हम थर्ड अवस्था की, तो थर्ड अवस्था में यानी तटीय प्रवाल भित्ति और अवरोधक प्रवाल भित्ति का निर्माण तो हो गया, अब होगा एंटोल या वलयाकार प्रवाल भित्ति का निर्माण। तीसरी अवस्था में डार्विन महोदय ने बताया कि द्वीप यानी जो ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण होता है, सर्वप्रथम वह ज्वालामुखी द्वीप निरंतर अवतलित होता है। निरंतर अवतलित होकर जलमग्न यानी जल में डूब जाता है, जलमग्न हो जाता है। जिससे अवरोधक प्रवाल भित्ति अपना विस्तार करके, जिससे अवरोधक प्रवाल भित्ति अपना विस्तार करके
विस्तार करके वलयाकार संरचना का निर्माण करती है। जिसे एंटोल कहते हैं या एटोल कहते हैं। इस प्रकार डार्विन महोदय ने अपने सिद्धांत में 3 अवस्थाएं बताई और तीनों अवस्थाओं में तीनों प्रकार की ज्वालामुखी द्वीप के सहारे निर्मित होने वाली तटीय, अवरोधक और वलयाकार प्रवाल भित्तियों के बारे में बताया कि किस प्रकार इन प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। अब कोई विद्वान अगर कोई सिद्धांत देता है तो सिद्धांत की आलोचनाएं भी होती हैं। तो ठीक उसी प्रकार डार्विन महोदय की भी आलोचनाएं हुई। तो डार्विन महोदय की आलोचना में कहा गया कि डार्विन ने तटीय व अवरोधक प्रवाल भित्तियां तटीय अवरोधक प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति को सही तरह से स्पष्टीकरण किया। है लेकिन वलयाकार प्रवाल भित्ति की स्थिति असमंजस है। इन जो तटीय और अवरोधक प्रवाल भित्ति हैं उनको तो सही प्रकार से या सही रूप में प्रस्तुत किया है कि उनका तो विकास समझ में आता है, लेकिन जो वलयाकार प्रवाल भित्ति है उसकी स्थिति असमंजस है यानी अस्पष्ट है, उसको सही तरीके से डार्विन महोदय ने नहीं बताया। तो उसके बाद में बात करें तो दूसरा सिद्धांत आता है, वो अपना है स्थिर स्थल सिद्धांत। स्थिर स्थल या पूर्ववर्ती प्लेटफॉर्म या गुलाव सिद्धांत। ये सिद्धांत है स्थिर स्थल सिद्धांत या पूर्ववर्ती प्लेटफॉर्म सिद्धांत या गुलाव सिद्धांत, ये सब एक ही सिद्धांत के नाम है। और ये सिद्धांत डार्विन महोदय के अवतरण सिद्धांत के विरोध में दिया गया, यानी डार्विन के अवतरण सिद्धांत के विरोध स्वरूप प्रस्तुत किया गया। यानी डार्विन के सिद्धांत था जो अवतरण सिद्धांत, उसके विरोध स्वरूप इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया, स्थिर स्थल सिद्धांत। और यह सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले थे जॉन मरे, और उन्होंने यह सिद्धांत दिया 1880 में। तो चलो, जॉन मरे ने डार्विन के सिद्धांत का विरोध किया, उनके विरोध में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, लेकिन अब जॉन मरे ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और वो विचार दिए हैं कि प्रवाल भित्तियों का निर्माण अंतःसागरीय चबूतरों पर होता है। यानी सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो प्रवाल भित्तियां हैं प्रवाल भित्तियों
का निर्माण अंतःसागरीय चबूतरों पर होता है। चबूतरों पर होता है। अब उन्होंने आगे क्या कहा है? आगे कहा है कि प्रवाल भित्तियों का निर्माण अंतःसागरीय चबूतरों पर होता है और इन चबूतरों का निर्माण पहले से ही लहरों की घुलाव के कारण होता है। यानी प्रवाल भित्तियों का निर्माण तो अंतःसागरीय चबूतरों पर होता है और इन चबूतरों का निर्माण कैसे होता है तो उसके बारे में बताया कि इन चबूतरों का निर्माण पहले से ही लहरों के घुलाव यानी कटाव के कारण होता है। आगे लिखिए इसमें, यानी इन चबूतरों का निर्माण पहले से ही इन चबूतरों का निर्माण पहले से ही लहरों के घुलाव के कारण होता है। यानी प्रवाल भित्तियों का निर्माण अंतःसागरीय चबूतरों पर होता है और जो चबूतरे हैं उनका निर्माण पहले से ही लहरों के घुलाव के कारण होता है। और ये चबूतरे यानी जिन पर प्रवाल भित्तियां बन रही हैं, यानी ये चबूतरे उच्च ज्वार के समय, ये चबूतरे उच्च ज्वार के समय घुलाव के कारण बनते हैं। घुलाव के कारण बनते हैं। और बाद में इन्हीं चबूतरों पर प्रवाल भित्तियां विकसित होती हैं। और बाद में इन्हीं चबूतरों पर प्रवाल भित्तियां विकसित होती हैं। यह सिद्धांत था जॉन मरे का। यानी जॉन मरे ने यह बताया कि सबसे पहले प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है किन पर? अंतःसागरीय चबूतरों पर। और उन चबूतरों का निर्माण पहले से ही लहरों के कटाव या घुलाव के कारण होता है और ये चबूतरे उच्च ज्वार के समय घुलाव के कारण बनते हैं और बाद में इन चबूतरों पर प्रवाल भित्तियां विकसित होती हैं। लेकिन ये सिद्धांत ज़्यादा मान्य नहीं हुआ। उसके बाद में हम बात करें तो अपना तीसरा सिद्धांत आता है, वो है थर्ड सिद्धांत, वो है हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। और यह सिद्धांत प्रस्तुत किया गया आर ए डेली द्वारा और कब? 1915 में। डेली ने बताया कि आइस एज पर विचार किया, यानी आइस एज युग आया था एक, और हिमयुग के बाद में वैश्विक स्तर पर जो परिवर्तन हुआ, यानी विश्व स्तर पर जो हिमयुग आने के बाद में जो परिवर्तन हुआ, तो डेली के अनुसार प्लीस्टोसीन काल में हिमयुग के आगमन के दौरान सागर स्तर में परिवर्तन हुए थे। यानी डेली महोदय बताते हैं, डेली के अनुसार प्लीस्टोसीन
प्लीस्टोसीन काल, प्लीस्टोसीन काल में हिमयुग के आगमन, हिमयुग के आगमन के दौरान सागर जल स्तर में परिवर्तन हुए। परिवर्तन यानी किस प्रकार की? सागर यानी हिमयुग की बात कर रहे हैं, तो हिमयुग में बर्फ का पिघलना और जमना, इस प्रकार सागर के जल स्तर में भी परिवर्तन हुआ। यानी डेली मोदी कहते हैं कि हिमयुग के समय सागर तल में जमने पिघलने के कारण परिवर्तन हुए और इस दौरान सागर देखिए डेली मोदी के अनुसार यह हिमयुग हिमयुग के समय, हिमयुग के समय सागर तल के जमने व पिघलने, सागर तल के जमने व पिघलने के कारण जल स्तर यानी सागर तल के जल स्तर में परिवर्तन हुए, परिवर्तन हुए यानी सागर तल के हिमयुग के दौरान जमने और पिघलने से परिवर्तन हुए। और उसके बाद में क्या हुआ? और उसके बाद उसके बाद सागर तल, उसके बाद सागर तल नीचे होने से यानी सागर तल का नीचा होने से अधिकांश प्रवाल भित्तियां, अधिकांश प्रवाल भित्तियां, अधिकांश प्रवाल भित्तियां या अधिकांश प्रवाल जीव मर्द हो गए जो बाहर आ गए थे, मर्द हो गए और बाहर आ गए। और कहा कि कुछ धूप से मर गए और जो अंदर रह गए वो शीत से मर गए। जो अंदर रह गए वो शीत से मर गए। यानी उनको पूर्ण धूप नहीं मिली, इस कारण वो क्या है, ठंड के कारण मर गए। फिर अंतर हिमयुग के दौरान सागर तल वापस धीरे धीरे उठा तो हिमयुग के अपघर्षण से समतल चबूतरों का निर्माण हुआ। और फिर कहते हैं कि फिर अंतर हिमयुग आया था, अंतर हिमयुग, अंतर हिमयुग के दौरान अंतर हिमयुग के दौरान सागर तल वापिस धीरे धीरे उठा तो हिम के अपघर्षण
अपघर्षण से समतल चबूतरों का निर्माण हुआ। और उसके बाद हम बताया कि इन समतल चबूतरों पर, लिखिए आप नोट कीजिए, इन समतल चबूतरों पर अपना घरौंदा बनाना प्रारंभ किया और ऊर्ध्वाधर क्षितिज विस्तार, जिससे तटीय अवरोधक व एंटोल का निर्माण हुआ। और वर्तमान में मौजूद सभी प्रवाल भित्तियां प्लीस्टोसीन काल के बाद बनी हैं। नोट कीजिए, इन चबूतरों पर अपना घरौंदा बनाना प्रारंभ किया। और ऊर्ध्वाधर क्षितिजीय विस्तार, ऊर्ध्वाधर क्षितिजीय विस्तार करके तटीय अवरोधक व एंटोल या एटोल का निर्माण हुआ। वर्तमान में जितनी भी प्रवाल भित्तियां हैं वो प्लीस्टोसीन काल के बाद बनी हैं। इस प्रकार ये सिद्धांत है, यानी कौन सा, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, तटीय अवरोधक प्रवाल भित्तियों की अपेक्षा एंटोल या एटोल की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है, यानी ये इस एटोल की सही व्याख्या करता है। अब ये तो अपना था प्रवाल भित्तियों से संबंधित सिद्धांत। उसके बाद में आप एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, वह है प्रवाल भित्तियों के नष्ट होने के कारण। प्रवाल भित्तियों के नष्ट होने के कारण, यानी प्रवाल भित्तियों के नष्ट होने के क्या कारण हैं, इसमें लिखिए प्रवाल विरंजन, यानी ये होता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ग्लोबल वार्मिंग के कारण, यानी वैश्विक स्तर पर जो तापमान बढ़ रहा है उसके कारण प्रवाल विरंजन, यानी प्रवाल के रंगों में बदलाव आ रहा है, जिसके कारण ये नष्ट हो रहे हैं। दूसरा है अवसादीकरण। अवसादीकरण। और तीसरा है जल प्रदूषण। और चौथा कारण है प्रवाल पर्यटन। और पांचवा है गलत तरीके से मछली पकड़ना। ये प्रवाल भित्तियों के नष्ट होने के कारण है। तो आज हमने प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के बारे में जाना, और सभी सिद्धांत एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। और उसके बाद में हम प्रवाल भित्तियों के नष्ट होने के कुछ कारणों को जाना। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।